IndusAge, FriendsWorld टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रोफ वरुण तिवारी। आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया की धरती पे डॉक्टर अजीत गायरोला जी आए हुए हैं। सबसे पहले आपकी ऑस्ट्रेलिया की धरती पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं कि 45 साल की एक लॉन्ग जर्नी जो इन्होंने मेडिकल फील्ड में सबके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत ही उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम्युनिटी के लिए काम किए हैं। एंड सर शुरुआत करते हैं थोड़ा सा आप अपनी मेडिकल फील्ड के बारे में, मेडिकली जो आपने काम किए हैं थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज़ बताएं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बहुत एक उत्तराखंड के बहुत रिमोट जगह से आता हूँ और आपने सुना होगा बद्रीनाथ धाम जी, वहीं से जोशीमठ एक जगह है जहाँ पर कि मैं पैदा हुआ और सारा जीवन मेरा पहाड़ और गांव में ही बीता है। हम लोग बहुत साधारण बैकग्राउंड से निकले हैं आगे और सारी शिक्षा दीक्षा सब पहाड़ से ही हुई है। तो एजुकेशन भी मेरी वहीं से हुई। फिर आगे मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में गया जो यूपी में होता था उस समय, और वहीं से मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 83 में मैंने उत्तराखंड सरकार की नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद से मैंने बहुत कुछ हेल्थ सेक्टर में काम किया। तो मेनली जो मैं काम कर रहा था वो पब्लिक हेल्थ में था और साथ साथ क्लिनिकल भी कर रहा था। दोनों चीज़ें मेरे साथ थी कि मैं दोनों चीज़ें कर रहा था। तो इस जब 45 साल की ये जर्नी हुई तो इस बहुत ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस हुए, बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकातें हुई और शायद अनुभव भी हुए। तो एक बड़ी बात थी और आज मैं इस जगह पहुंच गया हूं कि हम अभी 6 महीने बाद ही अपने मेडिकल प्रोफेशन के 50 साल गोल्डन जुबली पूरी करने जा रहे हैं। तो एक सेलिब्रेशन उसका होगा। तो एक लॉन्ग जर्नी ये रही है और शायद मैंने इस जर्नी को एंजॉय किया है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करते हैं उत्तर अभी बहुत ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप खड़े हुए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि हर दिन 2 घंटे आप ब्लाइंड्स स्कूल जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए, देहरादून में भारत सरकार का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसका नाम है NIEPVT, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। तो उसमें करीब 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ स्कूलिंग ही नहीं बल्कि उसमें टेक्निकल एजुकेशन भी होती है, BEd भी होता है, हायर एजुकेशन भी होता है और क्लिनिकल साइकोलॉजी काफ़ी कुछ इसमें चलता है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि हम अभी तक क्या था कि लोग समझते हैं कि ब्लाइंड है तो वो सोसाइटी के ऊपर एक बोझ बन गया है, भार बन गया है फैमिली के ऊपर। हर आदमी ये सोचता था कि ब्लाइंड पर्सन इज लायबिलिटी टू द फैमिली एंड सोसाइटी। नाउ वी हैव मेड देम एसेट। ओके, एसेट कैसे कि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट से इवन IAS निकल जाते हैं बच्चे। क्या बात है, इतनी बड़ी बात है। IAS निकल जाते हैं बिना आंखों के, बिना विजन के, लेकिन उनका ज्ञान असीमित है और टैलेंट है उनके अंदर। अभी 21 तारीख को भारत एक वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा वीडियो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर आई और बच्चों ने उनके लिए जो गाना गाया, जो बर्थडे सॉन्ग गाया, उससे इतनी भावुक हो गई कि स्टेज पर ही रोने लगी। तो एक बड़ी बात थी कि ये बच्चे हैं, अपना जीवन इनका दुख से भरा हुआ है लेकिन ये दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं हर दिन 4 से 6 तक 2 घंटे तक उन बच्चों के साथ रहता हूँ और उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स, उनका इलाज, उनकी कोई दिक्कत, उसको सॉल्व करता हूँ। तो एक शायद एक नया एक डॉक्टरी के अलावा थोड़ा सा ये एक तरह से कहना चाहिए मिशन भी बन गया है कि विजुअली हैंडीकैप के लिए या सेरेब्रल पाल्सी के लोगों के लिए या हर तरह के जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। जी अगर मैं बात करता हूँ 1991 की, उसमें अर्थक्वेक के टाइम पे आपने बहुत ही एक अहम रोल निभाया था, तो थोड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे कि जब वो आया और आप सामने आए सबका हेल्प करने के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताएं। उत्तरकाशी का
91 का जो अर्थक्वेक था, मैं वहाँ पर उस समय डॉक्टर था। तो हम लोग रात को करीब 2:51 पर बहुत बड़ा भूकंप आया और किसी के समझ में कुछ आया नहीं, क्योंकि भूकंप इतनी तीव्रता का था और इतने लंबे ड्यूरेशन का था, करीब 55 सेकंड का, कि पूरा शहर उससे हिलने लगा। हमारा घर भी हिलने लगा, सभी लोग हिलने लगे। और जब बाहर निकले तो हम हर आदमी से पूछ रहे थे टटोल के कि तू ठीक है, तेरा घर ठीक है। एवरीबडी वाज कंसर्न कि मेरा घर ठीक हो और मैं ठीक हूँ। तो इतनी बड़ी डिसास्टर हुई। जब अस्पताल मैंने अपने परिवार को छोड़ा तो अस्पताल गया, दौड़ा 3 किलोमीटर पे अस्पताल था। तो वहाँ देखा अस्पताल तो पूरा ही गिरा हुआ है, हमारा ऑपरेशन थिएटर गिरा हुआ है, हमारा सारे इक्विपमेंट जम के उसके अंदर दबे हुए हैं। मरीजों को हमने एक जगह इकट्ठा किया, जहाँ सुरक्षित जगह पे, और वहाँ पे, और फिर हमने उनकी फर्स्ट एड शुरू कर दी। तो बड़ा एक क्या हुआ कि मैं एक सिर फट गया था किसी का, तो मैं उसको इमरजेंसी ले जाके स्टिच कर रहा था उसका। तो जैसे ही वो 3 स्टिच लगे थे तब तक अर्थक्वेक आ गया जोर से। तो ही सेड टू मी कि क्या करें, अब क्या करें मैं कुछ नहीं करो, स्टिच बाद में लग जाएगा, पहले बाहर भागते हैं। तो हम लोग बिल्डिंग से बाहर भागे। जब भूकंप रुक गया फिर दोबारा आए, फिर हमने काम किया। तो इतना मुश्किल काम था, लेकिन किसी तरह से हमने इसका मुकाबला किया। और एक विचित्र सी चीज़ हुई, 6 घंटे के अंदर 75 डेड बॉडीज आ गई पोस्टमार्टम के। ओके 6 घंटे के इतने लोग लाते गए, क्योंकि लोगों को लगा अस्पताल में लाएंगे तो एक रिकॉर्ड हो जाएगा। बात भी ठीक थी, वो एक स्वाभाविक है कि जब भी असामान्य मृत्यु होती है तो अस्पताल में लाया जाता है, लाए। लेकिन एक जगह ऐसी थी, 2 वैली है वहाँ पे, गंगा के इस तरफ और गंगा के उस तरफ। तो वहाँ पे एक वैली ऐसी थी जहाँ पे कि वहाँ से एक आदमी भी नहीं आ रहा था। तो हमें लगा कि वहाँ से क्यों नहीं आ रहे, इसका मतलब कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 20 तारीख को भूकंप था, 24 तारीख की सुबह पता लगा, जब हेलीकॉप्टर ने उसकी रेकी की और मंत्री जी उसमें गए, तो लोगों ने उन्हें घेर लिया कर हम तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मंत्री जी ने मुझसे कहा कि मैं हेलीपैड पे था उनके साथ, क्या आप जा सकते हैं, आपके पास कुछ इक्विपमेंट है, कोई सामान है? मैंने कहा हाँ है मेरे पास, मैं जाऊँगा। तो मुझे हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। तो मैं उस समय यंग था, हार्डली 35 ईयर्स। तो एनर्जी भी थी, जोश भी था और हिम्मत भी थी, तीनों चीज़ें थी। तो हेलीकॉप्टर वाले के उसने कहा मुझसे, पायलट ने, कि ऐसा है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा इसको स्टडी कर दूंगा एंड यू हैव टू जंप फ्रॉम हेलीकॉप्टर। तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, उस समय सोचने का समय नहीं होता। तो जंप, हाँ, सोचने का समय नहीं होता कि क्या करने जा रहे हैं। कितनी हाइट कितनी थी? करीब 25 फुट तक ले आया था, 25-30 फुट तक ले आया था। तो मैंने ठीक है जंप करूँगा मैं। तो उसके बाद जब वो लेके आया हेलीकॉप्टर को, उसने स्टडी किया, जैसे स्मॉल चॉपर टाइप प्लेन, उसने स्टडी किया उसको। तो जब उसने मुझसे कहा कि नाउ जंप, तो मैंने अपना सामान फेंका नीचे और फिर उसके बाद जंप किया। तो जंप करने के बाद मैं 30 सेकंड तक बिल्कुल सुन पड़ा रहा और यूँ मैं बिल्कुल ज़मीन में झुक गया, जब तक हेलीकॉप्टर कम से कम मेरे से 50 मीटर दूर नहीं गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खड़ा हो सकूं, क्योंकि लग रहा था कि रोटर ऊपर से घूम रहे हैं। तो खैर किसी तरह से आया। फिर वहाँ पे आर्मी के लोग मुझे मिले, वो मुझे गांव में ले गए, एक गांव में जहाँ पे कि 50 करीब 500 के लोग थे वहाँ पे, और 75 लोग उसमें से मर गए थे। ओह, इतनी ज़्यादा मॉर्टिलिटी थी। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हम बीमार हैं। मैंने रात भर उनको उपचार किया और उसके बाद जब मैं सुबह लौटा तो मुझे कुछ रिपोर्टर्स मिले मैगजीन्स के, इंडिया टुडे, वॉइस ऑफ नेशन के और ये वॉइस ऑफ अमेरिका के, BBC लंदन के। तो मैंने उनको बताया, तो उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू, जैसे आज आपसे इंटरव्यू हो रहा है, तो मेरा इंटरव्यू उसमें वॉइस ऑफ लंदन में, वॉइस ऑफ अमेरिका में, BBC लंदन में, सभी जगह आ गया जी। तो वो एक बड़ी बात थी जीवन में कि किसी तरह से मुकाबला किया। और मैं शायद पहला आदमी था जितना रिस्क लेके मैंने उन लोगों को बताया कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग मर गए, इनको खाना चाहिए, इनको दवाई चाहिए, इनको मेडिकल रेस्क्यू चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करता हूँ कि मैं ये कहूँगा कि एज यू आर आवर हीरो, कि आपने किस तरीके से कई बार, नॉट एक बार, मैं अब ले चलूँगा आपको 2013 में बद्रीनाथ डिजास्टर की बात करेंगे और 2014 में भी जो हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए, पहली बात है कि मैं हीरो नहीं हूँ, मेरे मन में कभी हीरो बनने की बात थी नहीं। शायद भाग्य ने ये किया
कि मुझे ऐसी परिस्थितियां दे गई कि मुझे ज़बरदस्ती हीरो बनना पड़ा। कहीं एक बार होता है कि आप खुद ही बहादुर होते हैं, आर्मी में जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मदद करे। तो शायद मैं इस तरह का दूसरे कैटेगरी का हूँ कि मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं मदद करने के अलावा। आप बद्रीनाथ की बात बता रहे हैं, पूरे सबको पता है कि उस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ में डिसास्टर हुआ 2013 में, हज़ारों लोग मरे हैं उसमें, कितने लोग गायब हुए, अभी तक लोगों को पता नहीं है कि हमें कितना नुकसान उस समय हुआ। मैं उस समय CMO चमोली था, तो पहले दिन तो हमें पता ही नहीं लगा कि हो क्या रहा है। बारिश इतनी थी हम निकल नहीं पाए जी। जब थोड़ा सा बारिश कम हुई, हम लोग बाहर निकले, तब हमें पता लगा कि ये तो गांव के गांव, घर के घर, कई चीज़ें बह गई हैं और कई लोग मर गए। फिर उसके बाद लगा जोशीमठ पहुँचो, एक जगह आपने शायद पता होगा, हेमकुंड साहब, जहाँ पे कि लोग फंस गए थे जी। सारे विश्व के लोग आते हैं वहाँ पे, और पूरे बद्रीनाथ में 25,000 लोग ऐसे हो गए कि उनका हम रेस्क्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर थे, एक हेलीकॉप्टर में 4 लोग आते हैं। तो 25,000 लोग एक छोटी सी जगह में 1 महीने के अंदर बंधक हो गए। ओके। तो हमारा काम क्या था कि उन लोगों को किसी तरह से हमें जिंदा रखना था। खाना उनके पास था, लेकिन उनको मेडिकल एड देना एक चैलेंज था, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं तो 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जितनी दवाइयाँ लेके जाते हैं, वो सब हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तीर्थ यात्रा पे आए होते हैं, डायबिटिक होते हैं, BP उनके हाई होते हैं, तो वो रूटीन मेडिसिन लेके चलते हैं। 1 हफ्ते बाद सबकी दवाई ख़त्म हो गई। फिर हमने सबको दवाई दी, सबके पास पहुँचे, सबके पास हमने उपचार किया, और एक मैकेनिज्म ऐसी बनाई कि उन लोगों को मूव नहीं करना पड़ा। हमारे लोग खुद, हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आता था, हमारे पास मैसेज आता था कि इसको ये चाहिए, ये एड चाहिए, हम अपनी टीम को भेज के उनको उनके धर्मशाला में, उनके होटल में, उनके गेस्ट हाउस में हेल्प करते थे। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 25,000 लोगों में सारे के सारे सुरक्षित रहे। ओह वाह। सिर्फ एक मैं मानता हूँ, एक हमारी गलती हुई, और वो शायद परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे। एक यंग मैन, उनके खगड़िया में डेथ हो गई कि उनको रात के 2 बजे पल्मोनरी इडेमा हो गया, और रात के 2 बजे हम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते थे, क्योंकि अंधेरे में चलता नहीं हेलीकॉप्टर। तो दैट वाज ए हैंडीकैप। अदरवाइज वी हैव ऑलमोस्ट 100% रेस्क्यू किया लोगों को। और एक बड़ी आनंद की बात है कि जब टेलीविज़न में आने लगा, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतने लोग मर जाएंगे, डिसास्टर हो जाएगा, तो फिर जब मैंने कहा कि मैं, लोकल चैनल था वहाँ पे, नेशनल चैनल, तो उसे मैंने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम पूरी तरह से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा वायदा है कि मैं हर व्यक्ति को उसे घर तक सुरक्षित और स्वस्थ पहुँचाऊँगा, और ईश्वर की कृपा है कि वो हर व्यक्ति अपने घर पहुँचा, सुरक्षित भी और स्वस्थ भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड आपने बहुत अलग अलग तरीके के किरदार निभाए हैं, हम तो यही कहेंगे, एज ए डॉक्टर, और आप कई संस्थाओं के मेंबर्स भी हैं। तो थोड़ा सा बताएं किस किरदार में आपको ज़्यादा रहता है कि दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी हार्ड आपके लिए रहा हो? देखिए, ये तो मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं डॉक्टर बना, और अगर लोग कहते हैं कि अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, तो मैं कहूँगा अगला जन्म में नहीं, मुझे जितने भी जन्म मिले मैं डॉक्टर ही बनूँ, कुछ और ना बनूँ, क्योंकि इसमें जो कुछ मैंने हासिल किया है वो मैं किसी और चीज़ में हासिल नहीं कर सकता था। आपको मैं एक बहुत बात बताता हूँ जो आपको बड़ी अजीब सी लगेगी, और एक दुर्घटना उसके साथ ये शुरुआत हुई कि मेरी माँ बहुत बीमार थी बहुत पहले, और पौड़ी गढ़वाल बहुत रिमोट एरिया था, 1950-52 की बात रही होगी, और उनको कोई इंजेक्शन लगना था। तो मेरे पिता जी ने रात को एक सिरिंज लेके और एम्प्यूल लेके पूरे शहर में, जहाँ की बर्फ़ गिरी हुई थी, पूरा चक्कर लगाया कि कौन मेरी तड़पती हुई पत्नी को ये इंजेक्शन लगा सके। नहीं मिल सका उनको, पूरी रात वो घूमते रहे, सुबह लौट के आए तो देखा मेरी माँ को तकलीफ थी। उस एक रात ने हमारे पूरे परिवार का, भाई बहनों का जीवन बदल दिया। उसके बाद सन 60 में मेरी सबसे बड़ी बहन डॉक्टर बनी, उनकी देखा देखी मेरी 3 बहनें और डॉक्टर बन गई। तो सारे खानदान डॉक्टर, 3 बहनें और डॉक्टर बन गई।
फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं, लोगों ने मुझे कहा कि आप कुछ और ज्वाइन करो, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहा नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मैं भी डॉक्टर बन गया। तो शायद हमारे गढ़वाल में एक पहला परिवार था जिसमें 4 बहनें और एक भाई, हम डॉक्टर थे, 5 लोग डॉक्टर थे जी। और मेरे पिता एक सामान्य से व्यक्ति थे, कोई इतने अमीर नहीं थे कि 5 बच्चों को डॉक्टर बना सकते। लेकिन उस दुर्घटना ने हमें ऐसा भाग्य दिया कि हम सब डॉक्टर बन गए। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद जब डॉक्टर बने तो सेवा करने का मौका मिला, रिमोट एरिया में गए, और उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है किसी आदमी को कि जब लोग सड़क पे मिलके आपको कहते हैं कि आपने मेरी उस सन में जान बचाई थी। मैं एक बच्चे के पास गया कहीं, तो वो किसी रिश्तेदार के थ्रू गया था वहाँ पे, तो उसने मुझे कहा, अंकल आप मुझे नहीं पहचानते? मैं कहा नहीं। कहना जब 8 साल का था तो आपने मेरी जान बचाई थी। तो वो बड़ी सौभाग्य की बात है। पब्लिक हेल्थ में तो हम काम करते ही हैं हेल्थ के लिए, वो एक दूसरे पैरामीटर्स हैं। सामाजिक कार्य करते हैं, वो दूसरे पैरामीटर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, वो खुशी, वो आनंद तभी मिलता है जब कोई बताता है कि आपने मेरी मदद की और मेरी जीवन की रक्षा की। डॉक्टर साहब, क्या आप काफ़ी लोगों के रोल मॉडल रहे हैं, सो आपका रोल मॉडल कौन है? सच ही है कि रोल मॉडल मैं तो शायद ना हूँ, लेकिन मेरे बहुत से रोल मॉडल्स रहे हैं। जब हम बचपन में थे तो मुझे याद है कि जब महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई गई थी 69 में, तो हम लोग उन लोगों के संपर्क में आए जो कि गांधीयन फिलॉसफी थी जी। तो उनके साथ हम लोग उसमें आए। फिर बाद में सेवा भाव वाले लोग, जो हमारे डॉक्टर्स जो कि हमको सिखाते थे, फिर हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने हमें बताया कि मेडिकल साइंस क्या होता है, जिन लोगों ने हमें टीचिंग दी, वो सभी रोल मॉडल्स रहे। और सच बात यह है कि जीवन में आप जब भी जाते हैं, एक यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको लोग मिलते रहते हैं, अच्छे लोग मिलते रहते हैं, वो सभी रोल मॉडल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, सिंगापुर तंबाकू वर्ल्ड तंबाकू कॉन्फ्रेंस में आपने पार्टिसिपेट किया, WHO में पार्टिसिपेट किया, थोड़े से उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, बिकॉज ये काफ़ी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स। हाँ, ये भी यह है कि उत्तराखंड में करीब 37% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं जी, और 22% लोग वो हैं जो बीड़ी पीते हैं, और बाकी कुछ और तरीके से गुटखा या खैनी या किसी और तरीके से दंतमंजन, कई तरह के तंबाकू के रूप हैं, उससे करते हैं। तो ये लगा कि तंबाकू ऐसी बीमारी है जिससे कि हाई मॉर्टेलिटी है, हाई मॉर्बिडिटी है, और अल्टीमेटली दिस ब्रिंग्स पॉवर्टी। जब आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको फेफड़े खराब हो गए हैं, आपको कैंसर हो गया है, आपके दिमाग में स्ट्रोक आ गया है, आपको कई तरह की प्रॉब्लम है। तंबाकू ऐसी चीज़ है कि सिर से लेकर पैर तक सभी कुछ डैमेज करता है। तो लगा कि तंबाकू के लिए कुछ काम करना चाहिए, तंबाकू कंट्रोल के लिए। फिर ड्रग्स के लिए, पंजाब में आपने देखा होगा आजकल बच्चों में भी ड्रग्स आ रही है, नारकोटिक्स की वो लोग ले रहे हैं, तो उसके लिए भी काम करने की अवसर मिला, तो मैंने उसमें काम किया। तो उसके लिए मुझे 2012 में जॉन हॉपकिंस में लीडरशिप मैनेजमेंट का मौका मिला। भारत सरकार ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ से लीडरशिप मैनेजमेंट कर सकूँ, तो वहाँ की फेलोशिप मुझे मिली। उसके बाद फिर मैंने तंबाकू कॉन्फ्रेंस में भी मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया सिंगापुर में, और तंबाकू पे बहुत कुछ काम किया। और मुझे आपको मैं एक बड़ी अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के प्रयास के कारण उत्तराखंड में काफ़ी अवेयरनेस हुई है, और तंबाकू का इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं, खासकर बच्चे, 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, टीनेजर्स, दे स्टार्टेड स्मोकिंग। हम उन बच्चों को सिखाते हैं। हमने वर्ल्ड लंग फाउंडेशन के सहयोग से ये किया कि स्कूल हेल्थ कार्यक्रम चलाया और बच्चों को बताया कि तंबाकू का इस्तेमाल न करें। एक टीम लीडर बनाई, उनका चेक दिया, उनको अवेयरनेस करी, और जो 11% बच्चे स्मोक कर रहे थे वो 6% पे आ गए। तो अपने आप में अचीवमेंट था। हो सकता है और कम आ जाएंगे। आपको लगेगा कि लोग इस्तेमाल कम कर रहे हैं इसका, क्योंकि एक अवेयरनेस हो रही है। आज आप देखेंगे कि कोई सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाई पड़ता, कोई गुटखा खाते हुए, थूकते हुए नहीं दिखाई पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में कोई आपको गुटखा खाते हुए मिलेगा? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, फॉरेन में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे, क्यों इंडिया में क्यों है? क्योंकि अभी अवेयरनेस थोड़ी सी हम और बढ़ाएंगे तो ये चीज़ होगी। और एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मानता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में कोई भी किसी तरह की तंबाकू इंडस्ट्री है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात ना तो गुटखा है,
ना बीड़ी का कोई वो फैक्ट्री है, ना सिगरेट बनती है, कुछ भी नहीं। भले कंज्यूम हो रहा है लेकिन बनता कुछ नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारे सरकार ने, हम लोगों ने उनको कन्विंस कर दिया कि ये हम लोग नहीं चाहते इस चीज़ को। डॉक्टर साहब, आपने अपनी लगभग 45 ईयर्स की, अभी 50 होने वाले हैं, कैसे आपने बताया, आपकी भी इतनी लंबी जर्नी में आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट कोई ऐसा प्राउड मोमेंट जो आपको हमेशा दिल के करीब हो? प्राउड मोमेंट तो देखिए बहुत सारे आते हैं। ऐसे मोमेंट आते हैं कि एक बार मैं छोटे से अस्पताल में था जी, 11 साल के बच्चे को लेके आए, 8 साल का बच्चा करीब था, उसको लेके आए, उसके पेट में खेलते खेलते लकड़ी घुस गई थी। ओहो। तो जो लकड़ी घुस गई तो आते बाहर निकल गई उसकी। तो छोटा सा अस्पताल था, हम उसको जिला अस्पताल भेजना चाहते थे, वो ले जाना नहीं चाहते थे। जब हमने कहा अस्पताल जाओ, तो बजाय अस्पताल जाने के वो घर की तरफ चले गए वापस उल्टे डायरेक्शन में। लगा बुला के लाओ इस बच्चे को। तो हमने कहा कि अस्पताल तो वहाँ है, तुम घर क्यों ले जा रहे हो? कहते मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर ले जा रहा हूँ उसको। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि, लेकिन क्या अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बच्चा नहीं बचा तो क्या होगा फिर? तो उसने कहा कि वैसे भी तो मरना है बच्चा, घर जाएगा तो मर ही जाएगा एक दिन बाद। भाई ठीक है, फिर बात करते हैं। किसी तरह से हमने बच्चे को एनेस्थीसिया दिया, वहीं पे मैंने खुद एनेस्थीसिया दिया, खुद ही उसका पेट खोला, उसके इंटेस्टिन को डिपॉजिट किया, स्टिच किया, 2 दिन रखा, तीसरे दिन बच्चा खेलने लगा। तो लगा इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या होगा कि एक श्योर डेथ को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया, एक बच्चे को एक नया जीवन दे दिया। तो बहुत सारे प्राउड मोमेंट आते हैं जीवन में, और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ आज हमने जो कुछ काम किया उससे हमारा जीवन, हमारा आज का दिन सार्थक हो गया। एक बार मैं फिर से हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम के बीच में डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो फर्स्ट टाइम हुई है, उसकी स्टार्टिंग्स हुई है, लेकिन कुछ टिप्स आपसे जरूर लेना चाहेंगे हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। देखिए मैं स्कूल कॉलेज में भी जाता हूँ, बच्चों से बात भी करता हूँ, और 4 चीज़ें मैं उनको बताता हूँ। EESS E for exercise, yeah. E for eat well, S for stress management and S for sleep। 4 चीजें अगर आप जीवन में रखते हैं, EESS, तो 4 चीजें अपने जीवन में रखते हैं तो आपको, अब एक्सरसाइज क्या है, आप एक अच्छी बात यह है, ऑस्ट्रेलिया में मैं यहाँ पे देखता हूँ, लोगों को देखता रहता हूँ, यहाँ पे फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है जी। लोग घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, दे कीप ऑन मूविंग, साइकिलिंग करते रहते हैं, तो वो एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मल आदमी भी अगर 55 मिनट की एक्सरसाइज रोज करता है तो वो स्वस्थ रहेगा। 55 मिनट्स ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप किसी बिजी वर्क कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, हम उससे कहें कि 3 घंटे तुम एक्सरसाइज करो तो नॉट पॉसिबल। तो उसको हम कहते हैं आप 55 मिनट करीब रोज एक्सरसाइज करो, चाहे योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, वॉक करते हो, एक्टिव एक्सरसाइज करते हो, 55 मिनट की एक्सरसाइज। दूसरा ईट वेल का मतलब है कि हम वो चीज़ खाएं जो हमें न्यूट्रिशन देती है, बजाय ये कि वट एवर इज देयर ऑन द डाइनिंग टेबल आप उसको, यू फिल योर स्टमक, इट्स नॉट द प्लेस टू फिल योर स्टमक। ये क्या चीज़ है जहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खानी है जी, तो वो चीज़ जरूरी है। तो अब खाने में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें 4G याद रखना है। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, EESS के बाद 4G फॉर्मूला बता रहा हूँ। 4G इज, नंबर 1 इज ग्राम माने दालें, चना, और हमारे पहाड़ में सोयाबीन और राजमा, और ये जो चना, काला चना होता है, इससे बड़ी प्रोटीन का सोर्स कोई है नहीं, तो आप दालें खाएं। दूसरी बात, आप दूसरा जी क्या है, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप लें, सब्जियां खाएं अपने खाने में जी। देन गुड़, एनर्जी के लिए गुड़। देन यू टेक ग्राउंडनट, मूंगफली। तो अगर आप 4G, यू रिमेंबर 4S एंड 4G, अगर आप ये करते। और दूसरी बात ये कि अगर आप ऐप से दूर रहते हैं, ऐप मतलब नो एल्कोहल, नो स्मोकिंग, एंड थर्ड थिंग इज
आप कोई ऐसी जंक फूड नहीं खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, इनसे अगर आप दूर रहते हैं तो एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। और आपको ये देखें कि पिछले 50 सालों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 56 साल से 70 साल से ऊपर आ गई है हिंदुस्तान में जी, और आगे आने वाली और आगे जो 2050 में जो बच्चा पैदा होगा वो विल गो मोर देन 100 ईयर्स। तब तक तो ट्रांसप्लांट भी, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट सब कुछ हो जाएगा, तो फिर डेथ का कॉज क्या बचेगा? इवन कुछ दिन बाद अगर हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाए तो लाइफ विल बिकम 120 ईयर्स। तो इट्स वेरी गुड थिंग कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी के साथ दिस इज द क्वांटिटी ऑफ लाइफ, वी वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। अगर हम बहुत लंबा जीवन जीते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है तो उसका भी कोई खास फायदा नहीं जी। वी वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छा जीवन हम लोगों को दें, स्ट्रेस फ्री जीवन दें, एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दें। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा लगता है, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सड़क पे दूसरे को मौका देते हैं जाने का, तो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ है यहाँ पे। तो हिंदुस्तान में भी होगी ये चीज़, क्योंकि देर सवेर सब कुछ डेवलपमेंट होता ही है, तो होगा जब। तो डॉक्टर साहब जाने से पहले एक बार मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन आखिरी क्वेश्चन कि आपने एक उत्तराखंड में पहला वेलनेस सेंटर खोला था, सो थोड़ा उसके बारे में भी प्लीज़। हाँ, वेलनेस सेंटर में भी ये है, देखिए कि अभी कुछ ऐसी बीमारियों का ट्रेंड चेंज होता है जी। जब हमने डॉक्टरी शुरू की थी उस समय ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी, उस समय मलेरिया की बीमारी थी, उस समय प्लेग खत्म हो चुका था, इन्फेक्शंस था, डायरिया था, टाइफाइड था, इन्फेक्शन जीत ज़्यादा थी जी। और अब जब हम डॉक्टरी के उसमें आ रहे हैं 50 साल के बाद, तो हमारे मरीज का जो पैटर्न चेंज हो गया, टोटल तो वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, कैंसर, जी, ये चीज़ें सामने आ गई हैं। तो ये चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे बदल रही हैं, तो ये चेंज हो रहा है बीमारी की टोपोग्राफी में। तो ये अपने आप में हमें यही देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें कि लोगों को एक क्वालिटी लाइफ दें। वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं इनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। डायबिटीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, बीपी होना कोई बड़ी बात नहीं, अनलेस कि हम उसका कॉज का इलाज करें, हम उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और रेगुलर मेडिकेशन करें। इसी तरह से हाइपरटेंशन करें। डायबिटीज से अभी तक कोई नहीं मरा जी, लेकिन मरेगा किससे कि वो इलाज नहीं कराएगा तो किडनी फेलियर हो जाएगा, वो इलाज नहीं कराएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा। कैंसर की सबसे बड़ी बात है कि आदमी अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो कोई मॉर्टिलिटी है ही नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल है, एक क्रिकेटर युवराज सिंह होते थे, वो बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि अर्ली डायग्नोसिस हुआ और ही कुड प्ले अगेन, he could play test match and we won the world cup when he was there in 2011। तो ये बड़ी बात है, कैंसर को आप बीट कर सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। और जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो कोई भी बीमारी कोई भी फेटल नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो अवेयरनेस, जो वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट है वो यही है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, कैंसर के लिए, स्ट्रोक के लिए, इसके लिए अवेयरनेस पैदा करते हैं और लोगों को अर्ली डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब आज की जो मेंटल हेल्थ है, स्पेशली मेंस की एंड वुमेन्स की, दोनों की बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारे एस्पिरेशंस असीमित हैं और कई बार उनका अगर फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है तो हमारे मन में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अब इस बात की परेशानी नहीं है किसी को कि खाना नहीं मिला, अब इस बात की परेशानी कि नींद नहीं मिली, इस बात आजकल है सोशल मीडिया पे लाइक नहीं मिले, लाइक नहीं मिले, तो नई नई चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। और इसी बात में आपस में दो लोगों में टेंशन हो जाती है कि उसने मुझे, जैसे आप कह रहे हो कि मैंने पोस्ट डाली थी, अरे उसने मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है, उसने लाइक नहीं कर। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ये नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने, हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि लाइफ में वी शुड हैव ए आइसक्रीम फैक्ट्री हियर, ओके, आइसक्रीम फैक्ट्री हियर, कूल माउंट, एंड शुगर फैक्ट्री हियर, स्वीट टॉक्स
कोई ऐसी बात मत करो जिससे दूसरे का दिल दुखता हो। और तीसरी फैक्ट्री इन द हार्ट, लव फैक्ट्री। सबके लिए सद्भावना रखेंगे, सबके लिए अच्छाई रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबके लिए बस कोई भी सामने आता है और उसके लिए अच्छाई रखो। अगर हम बुराई रखेंगे, उसके लिए मन में बुरा रखेंगे, तो हमारे दिमाग में जो आइसक्रीम फैक्ट्री है वो पिघल जाएगी, हमारी पूरी आइसक्रीम। तो एक ही टिप है कि आप सबके साथ एक सौहार्द बना के रखें, अच्छा सोचें और अच्छा करें। मुझे भी अच्छा जीवन जीना है और दूसरा आदमी को भी अच्छा जीवन जीना है, सबका अधिकार है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं कि 3 फैक्ट्रीज आप खोल लें। पहली बात आइस फैक्ट्री, उसके बाद है शुगर फैक्ट्री और उसके बाद लव फैक्ट्री। वाओ, दिस इज लाइक अ बेस्ट टिप वी गॉट इट टुडे। एंड अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और फ्रेंड्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका लाइफ टाइम के लिए स्वागत है। तो डॉक्टर साहब बातचीत करते रहेंगे आपसे, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इस प्रोफेशन में इसमें पैसे के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, तो शायद इतना सुख नहीं। लेकिन जब हम आए थे इस प्रोफेशन में, आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पूरे साल की फीस 350 रुपये थी जी, जिसमें कि 150 रुपये हॉस्टल के भी थे। और करीब करीब हम लोग सरकार के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाए गए। तो फिर हमारा भी दायित्व तो बन जाता था कि हम समाज के लिए कुछ करें जी। तो समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, सेवा के साथ काम कर रहे हैं। सरकार से अगर बहुत कम तनख्वाह भी मिली तो हमने उससे काम किया, क्योंकि हम उस जो हमारे को सरकार ने या हमें जो सोसाइटी ने दिया था, हम उनको रिपे कर रहे थे, दे रहे थे आपको, क्योंकि हमें भी आप लोगों ने तो दिया। हम भी एक साधारण परिवार से आए, हमने भी साधारण जीवन जिया, हमने भी साधारण भावनाएं रखी, लेकिन आखिर में जो हमें सम्मान मिला, हमें आपको वो सम्मान दे, तो वो अच्छाई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रेम और अच्छाई का इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन जो है फैलता रहे। जो कोविड की तरह से, कोविड जैसे फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता गया, ये कोविड बन जाना चाहिए। दिस शुड बिकम अ वायरस, कि हम एक दूसरे के लिए सम्मान दें, प्रेम दें, अच्छाई दें, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें, तो ये बीमारी फैले, बाकी बीमारियां खत्म हो जाए। बस एक ही नई बीमारी फैले समाज में कि हम सबके लिए अच्छाई रखें। क्या बात। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आपके साथ आज बातचीत हुई। और दोस्तों, हम हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब के साथ फिर से बात करते रहेंगे। और जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आएँ, आप ज़रूर हमारे पास स्टूडियो ज़रूर आएँ, कुछ बातें आपके साथ करते रहेंगे। आपकी जो ज्ञान का भंडार है, इसमें से हम कुछ बाल्टियाँ निकालते रहेंगे जी, अनुभव कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को जाने से पहले क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपका देश बहुत खूबसूरत है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ आके मुझे बड़ा अद्भुत अनुभव हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ मैं कि यहाँ जो भारतीय हैं, उन्होंने अपनी भारतीयता छोड़ी है, अपने संस्कार। आज भी जब बड़े सामने मिलते हैं तो उनके साथ वही सम्मान, वही इज्जत देते हैं जिसके वह हकदार हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे खुशी है कि मैं आज आपके साथ आया, और थोड़ा बहुत ये भी है कि एक बार मैं पहले भी आ चुका था, लेकिन तब क्यों नहीं आया इस बात का भी मिस कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, इस बात का वायदा है कि जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगा तो मैं आपको कॉल करूँगा और आपके स्टूडियो में आऊँगा। डॉक्टर अजीत गैरोला जी, एक हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि एक वो नाम जो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, हिमालय से दुनिया तक, और सेवा से सम्मान तक। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एंड दोस्तों, आप हमारे से जुड़े रहिएगा। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।
Australia's first Indian magazine to have a national reach. IndusAge is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. IndusAge is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood Beats, Desi Beats in Aussie Street.